टैक्स पेयर है बेटा तवज्जो, ये ऑलरेडी अमीर भी था। अच्छा अभी पता चला इनहेरिटेंस से पहले इसकी टैक्सेबल इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम थी। अच्छा भाई ओके, जो कि 4 लाख भी थी। अच्छा भाई ओके फाइन। और इसकी लाइबिलिटी इतनी सारी थी, ओए होए होए, इतनी टैक्स लाइबिलिटी, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। प्रायर टू रिसीविंग द इनहेरिटेंस कैगन का चार्जेबल स्टेट जो था आईएसटी के लिए वो 17 लाख था। आईएसटी 550 था अगर वो मर जाए। देखो कितना अच्छा आदमी है ना, खुद की 61 साल का हो गया, खुद की मौत की भी तैयारी की हुई है दुनियावी टर्म्स में, कि मेरी डेथ स्टेट 17 लाख की है और लुढ़क गया तो इसमें से 550 गवर्नमेंट ले लेगी और बाकी फिर एग्जाम लेगेसी को जाएगा, इसके बाद स्पेसिफिक लेगेसी को जाएगा और बचेला कुचेला जो है वो जो बाकी रह जाएंगे लोग उनको बटेगा। ये सब कुछ करके दिया है उसने। रिक्वायरमेंट क्या है? इनकम टैक्स लायबिलिटी बताओ, अगर वो ये शेयर्स को रख लेता है 1 माह के लिए। लायबिलिटी बताओ अगर वो ये शेयर्स को रख लेता है। बेटा एक बात बताओ, बच्चों वाली बात है, एफआर सबका पास है। अगर रिटेन करेगा, क्या करेगा? शेयर्स रिटेन करेगा तो एक छोटी सी बात बताओ, शेयर्स के ऊपर कौन सी इनकम मिलती है? कसम से शेयर्स पे कौन सी इनकम मिलती है? डिविडेंड मिलता है। एफए तो पास है ना मेरा बच्चा? आए है, एफए तो पास है, डिविडेंड मिलता है। आए है। अब सुनो, यहाँ पे हेडिंग भी लगी हुई है, कैगन सिंपली रिटेन द शेयर्स देन ही विल रिसीव डिविडेंड ऑफ दिस मच इन एडिशन टू द एम्प्लॉयमेंट इनकम। कहानी खत्म मेरा बच्चा। गौर से तवज्जो से सुनना, हाँ किससे सुनना? तवज्जो से सुनना। ये बंदा ऑलरेडी हायर बैंड वाला है। ये आदमी कौन है? हैज आदमी ओ हायर बैंड। डिविडेंड पे किसी को याद है कुछ डीएनआरबी नाम की बला होती थी? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सही गलत आप बताना। डीएनआरबी एडिशनल बैंड वालों को नहीं मिलता, हाँ कि ना? मिलता है, हाँ कि ना? अरे 5-500 लिखा हुआ है, वाह वाह वाह। अरे कोई नया बच्चा भी है, मिलेगा। सब जिंदा है, मिलेगा, मिलेगा। आय है, सेविंग में नहीं मिलता। अच्छा ओ वाह, कितना मिलेगा मेरा बच्चा? 500 मिलेगा। जीरो, 500 का 0% पता है? जीरो होता है। अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब एक बात सुनो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 15,300 में से 500 उधर लुढ़क गया, बचा कितना? बचा कितना? कोई है बताने वाला? 14,800। हाँ भाई, गलत सलत बताने वालों, कोई गलत बताए। 14,800 को बेसिक बैंड में डाल देंगे ना? साइन अदा, अदा बेसिक बैंड में हो जी रे बाबा, बेसिक बैंड विच डाल दो। नहीं क्यों? ओफ अल्लाह, कितना अच्छा पढ़ाया मैंने माशाल्लाह, सब सही बता रहे हैं या देख देख के चीटिंग कर रहे हैं पता नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। डायरेक्ट सर एडिशनल लिखो सर, डायरेक्ट एडिशनल लिखो सर। क्यों एडिशनल लिखो सर? क्योंकि सर सवाल पढ़ते हुए चश्मा साफ किया था कूल एंड कूल के टिश्यू पेपर से। एडिशनल बैंड वाला है बेटा। सलमान खान और खुजैमा, जब भी टैक्स प्लानिंग का सवाल आता है पढ़ पढ़ के सॉल्व करना होता है, पढ़ पढ़ के सॉल्व करना होता है, वहीं पे ऑन द स्पॉट निकलता है। वहीं पढ़ा वहीं किया, वहीं पढ़ा वहीं किया, ज्यादा होशियारी करने का नहीं। आई बात समझ? वरना चक्कर आ जाएंगे। कितना आंसर आया? 5824। ये है एडिशनल इनकम टैक्स लायबिलिटी। ये थोड़ी मांगी है, जो ये लिख के छोड़ देगा ना उसको मिलेगा जीरो, शून्य, सिफर है। सर ऐसा क्यों? बेटा पढ़ो तो सही, क्या मांगा है? इंग्लिश है ना, गोरे ने पेपर बनाया बेटा। रिवाइज इनकम टैक्स बता। तो पहले लायबिलिटी कितनी थी? अरे सर ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया, मैं तो ये 5824 पे छोड़ गया था, मेरे को तो 1 में से 0 मिलता तो मेरे 99 आते सर, मैं फेल हो जाता 99 पे। अल्लाह अल्लाह, वकार। आंसर आ गया है, रिवाइज्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी। 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत, प्लस होगा ना बेटा। ये भी लायबिलिटी थी, ये फर्दर लायबिलिटी आपके सर पे पड़ी तो बेटा प्लस हो खलास। 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत, इसीलिए ये मुश्किल है बेटा। ये सवाल मुश्किल इसीलिए है, इसमें अभी तो और भी आएगा ऐसे ही। इस सवाल में बहुत खतरनाक उसने वर्किंग करवाई है और मार्क्स बहुत कम दिए हैं। ठीक है, इसलिए ये मुश्किल है। बोला था लेकिन मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैंने जितना रेलेवेंट था उतना पढ़ा, उसको सॉल्व किया और मैं आगे बढ़ गया। अब मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट पे, B1।
V1, explain why little या no CGT will be payable if Kagan sells some of the inheritance tax. या अल्लाह मदद, ये भी 1 मार्क का सवाल है। सर ये सवाल ही मुझे समझ नहीं आया। तो बेटा तेरे 98 आएंगे, तू क्यों टेंशन ले रही है? क्या क्यों तू टेंशन ले रहा है बेटा? 98 ले लेना। ओ अच्छा, हाँ सर ये बात भी तो है। बेटा ये बात आपको पेपर में भी आवाज ये वाली आनी चाहिए। अगर कोई 1-2 मार्क की गड़बड़ होती है और होगी, तो ये टेंशन नहीं लेने का। हम बदमाश लोग हैं, हम टैक्स के बदमाश हैं। 2 मार्क्स 98 लूंगा, क्या टेंशन है, इंशाल्लाह खैर। ठीक है, तो तवज्जो। अब एक्सप्लेन करना है वाई थोड़ा चुन्ना मुन्ना सा सीजीटी लगेगा अगर ये कुछ इनहेरिटेंस टैक्स यानी कुछ इनहेरिट जो एसेट है उनको बेच दे। तो ऐसा किसको लगता है आंसर पता है? कोई है जिसको लगता हो कि वो उसका आंसर बता सकता है? कोई है? वाह इब्राहिम, जागा है इब्राहिम, वाह वाह। सर B के 1 में अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें लिखा हुआ है हमें जो ये एसेट मिला था, ये मिला था विरासत में। आपने इसकी बताई थी प्रोबेट वैल्यू, बेस कॉस्ट ही प्रोबेट वैल्यू एक ही बात है यार, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जो एसेट विरासत में मिलता है उसकी हम प्रोबेट वैल्यू लेते हैं यानी बेस कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या था? मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डेथ। याद है ना? याद है नहीं याद? अब गौर से सुनो, अब गौर से सुनो, यहाँ पे क्यों सीजीटी नहीं लगेगा? तो कुछ बच्चों ने लिखा है, मैं आंसर पढ़ूं? वाह भाई, हाँ भाई क्यों नहीं लगेगा, कोई तो बताए आंसर। थोड़ा तफसील से तो कोई लिखो, सबने शॉर्ट में 1-1 2-2 वर्ड लिखे हैं खाली खाली। जरा तमीज से बताओ ना यार। एनुअल अलाउंस कहाँ से आ गया, वो तो पेंशन में होता है। और कोई? इसकी आसान सी परिभाषा है बेटा, अभी अभी मिले इसको, अभी अभी मिले। ठीक है, और इसकी सेलिंग प्राइस और ये इसकी बेस कॉस्ट में कोई रियल डिफरेंस होगा नहीं। इफ होगा भी तो हमारे पास एनुअल एग्जामेशन 3,000 है जो कि इस रियल डिफरेंस को क्या कर जाएगी, कवर। देखो भाई आपको अभी अभी देखो, तवज्जो से सुनो। एनुअल आपको, फुरकान यू आर राइट, तवज्जो। आपको अभी अभी ये चीज मिली है, अभी अभी ये चीज क्या हुई है, इनहेरिट हुई है, और अभी अभी आप बेच रहे हो। तो स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में कोई हजारों पाउंड का चेंज नहीं आता है। मिनिमम या तो थोड़ी सी वैल्यू नीचे जाएगी तो वो तो लॉस हो जाएगा। अगर वैल्यू बढ़ती भी है तो नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस इज कि इफ a little a little increase in the value of shares in the market, तो it gonna be covered up by the annual exemption of 3,000। और अगर चलो नसीब बहुत अच्छा चल रहा था कि एक तो अंटी मरी, इतना फायदा हुआ, प्लस जिस दिन अंटी मरी उसी वक्त शेयर्स भी 5,000 से ऊपर निकल गए और बेच दिए, तो बेटा 5,000 से ऊपर निकले, 3,000 कवर हो गया, 2,000, 2,000 पे तू शेयर्स पे लगा ले, कितना परसेंट लगाएगा? मिनिमम ही लगेगा ना भाई। तो ये एक्सप्लेन करना है, कैलकुलेट नहीं करना। कुछ बच्चे कैलकुलेटर लेके बैठ जाए, सर इसका आंसर निकाल के दिखाओ। बेटा इसका आंसर मैं अच्छा भी नहीं निकाल सकता क्योंकि सेलिंग प्राइस बता ही नहीं है। हमने खाली एक्सप्लेन किया। हमने क्या किया, खाली एक्सप्लेन किया कि भाई अभी मिले अभी बेचे, अभी मिले अभी बेचे। स्टॉक एक्सचेंज में सेम प्राइस चल रही होगी या थोड़ी सी ऊपर होगी, एनुअल एग्जामेशन के अंदर वो जो गेन आएगा वो कवर हो जाएगा, चार्जेबल गेन। तो मुझे कुछ भी टैक्स देना नहीं होगा। कहानी खलास। आई बात समझ? ओके, कुछ लोगों ने सही जवाब बताया, कुछ लोग बेचारे सोच में पड़ गए थे। जो सोच में पड़ गए थे उनको हमने बताया। अब इसका आगे बढ़ते हैं। अब इसका आता है मेन सवाल, B का 2। ये है कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। जहां जीरो लिखना हो वहां जीरो लिखना। फुल इनकम टैक्स कंप्यूटेशन आपको दिखानी है। खुद बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है तो वर्किंग करनी है। कैगन का रिवाइज इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो अगर ये अल्टरनेटिव स्टेटमेंट पे जाता है। 4 इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं बेटा, गौर से देखना। अब है ये पॉइंट, कैगन क्या कर रहा है, इन एसेट्स को अब बेच नहीं रहा, बेचा बेची ऊपर हो गई। अब कैगन मामू जो है वो एसेट को क्या कर रहे हैं, ये जो शेयर्स हैं इनको किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट में घुमा रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई नीड योर तवज्जो प्लीज। और इसके बाद ये क्वेश्चन तकरीबन खत्म है, 8 मार्क्स हो जाएंगे। 2 मार्क्स आइजा की थ्योरी सबको आती है, अभी बता भी दूंगा।
गौर से सुनना, जो मैं बोलूं उस पर ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है। कैगन अब क्या करने जा रहा है, इसको इन्वेस्ट करने जा रहा है और रिवाइज इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी। नंबर 1 पढ़ते हैं, सबसे बड़ा नोट यही है। केगन विल मेक अ ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख। केगन मेंबर्स है पेंशन फंड का, बट इसने नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन, पिछले सालों में कोई कंट्रीब्यूशन आज तक इसने किया ही नहीं था। बहुत अच्छी बात है। और इसकी इनकम भी कम थी। देयरफॉर सफिशिएंट अनयूज्ड अलाउंस इसके पास ऑलरेडी है। यानी ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा बहस इसने पता है क्यों किया है? ये इसलिए की है कि आप लोग एनुअल अलाउंस चार्ज और एनुअल अलाउंस को ना सोचो, अच्छे बच्चे बनो। वो कह रहा है ना कि भाई 3 साल से नहीं किया था, आपको पता है कि कितना एनुअल अलाउंस होता है, इस साल का होता है, फिर पिछले 3 सालों का अनयूज आता है। यानी ये कह रहा है कि सफिशिएंट है। यानी ये कोई पेनल्टीज की तरफ, कोई एनुअल चार्ज की तरफ नहीं जाएगा। ओके फाइन। फिर इसको ये विड्रॉ करेगा 25,000 पेंशन फंड से, जो कि टैक्स फ्री होगा। खुद लिखा हुआ है बेटा, होशियारी नहीं करनी है। और फिर नो पेंशन विल बी टेकन ड्यूरिंग द ईयर। ओके फाइन, जो लिखा है उस पर खाली फोकस करो, टेंशन नहीं लो। जो लिखा है उस पर फोकस करो। उसने कहा 1 लाख को पर्सनल पेंशन में लगाएगा, 25,000 फिर उसमें से निकाल लेगा, टैक्स फ्री निकालेगा। और इसके बाद और मजीद कुछ भी नहीं निकालेगा। ये इंग्लिश लिखी हुई थी, मैंने वो इंग्लिश आपके सामने पढ़ी है और मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। आई बात समझ? फिर कैगन जो है 50,000 पाउंड इन्वेस्ट करेगा बॉन्ड के अंदर। बेटा एक बात बताओ, प्रीमियम बॉन्ड या प्राइस बॉन्ड के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, किसको याद है? एग्जेम्प्ट। आवाज बेटा आ रही है सबको? आसानी आपके वहां नेट का मसला होगा। ओके। फिर कैगन जो है वो परमिटेड अमाउंट यानी 20,000 तक जो है वो आइजा में इन्वेस्ट करेगा, जिसपे उसको 400 का इंटरेस्ट मिलेगा। आइजा से जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है कि एग्जेम्प्ट होता है? एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा चलो ओके, मान लिया। फिर इसके बाद केगन जो है वो क्या करेगा, एक प्रॉपर्टी खरीदेगा इतने की, सारी कॉस्ट मिला के इतने की खरीदेगा। अनफर्निश्ड किराए पे देगा, जिससे उसको ये प्रॉपर्टी इनकम मिलेगी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ है, ये ऊपर भी है ओए। अच्छा ओके सर, सॉरी हम भूल गए, ऊपर भी है। इसके बाद 65,000 बचेंगे, जो ये अपने पास संभालेगा, जिससे इसको डिविडेंड मिलेगा। और उसके पास वो उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम तो है ही है। बेटा तवज्जो से देखना, 2 मिनट में ये पूरा हो सकता है। ये 6 मार्क्स करने में कम टाइम लगेगा, ये 2 मार्क्स करने में ज्यादा टाइम लगा था। ये उल्टा सवाल है। मैंने आपको शुरू में क्या दर्ज दिया, 5 मिनट में तकरीर क्यों की है? मोटिवेशनल स्पीच जो कि मेरी आदत के खिलाफ है। कि बेटा 2 मार्क्स के लिए रोते नहीं बन जाना। 6 मार्क्स अभी मैं करूंगा, आप देखोगे इतने आसान है। 2 मार्क्स में उसने चक्कर खिला दिए ताकि आपको पैनिक अटैक हो और आप आगे के 6 मार्क्स ना कर सको। तो कुछ बच्चे हैं ऐसे हमारे पास, मैं उनको नाम से भी जानता हूँ कि बेटा इधर उधर घूमा घूमी चक्करमबाजी में नहीं जाना है, सुकून से काम करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन जब पढ़े आपको वहां हम 2 रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई ना, ए और बी, जब तक मैंने नहीं बताई आप लोग कंफ्यूज थे। रिक्वायरमेंट को छोड़ो, जो समझ आ रही है उसको कर लो। सीक्वेंस से पेपर करना जरूरी थोड़ी है। पैनिक अटैक हो गया, जो बोलते हैं ना पैनिक अटैक हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया, मेरा दिल चाहता है मैं उसके फोन में जाके घर पे उसके निकलूं और उसका गला दबा दूं कि बेटा तूने करा, तेरे को पैनिक अटैक, हमसे पढ़ के पैनिक अटैक, बदमाश टेक्स्ट के हमें। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। अब सुनो, 4 लाख है ना, ये 4 लाख है इनकम। सर ये कहां से ली बेटा, लिखी हुई है। अच्छा ओके सर, ओके ओके ओके। आगे सिंघम। ओ ओ, तो जो एक बात सुनो, पेंशन रिसीव, कसम खुदा की वल्लाही मैंने पढ़ाया था कि पेंशन रिसीव हो तो वो नॉन सेविंग में लेते हैं, कसम से वल्लाही मैंने पढ़ाया है। वो स्टेट पेंशन रिसीव हो, वो ऑक्यूपेशनल पेंशन रिसीव हो, वो पर्सनल पेंशन रिसीव हो, पेंशन मिले नॉन सेविंग में ले लेना। लेकिन यहां मैं नहीं ले रहा। मैं क्यों नहीं ले रहा, कौन बता सकता है? जिसका चश्मा साफ होगा वो बताएगा। कसम से इसको मैं लेता था। मैं पेंशन रिसीव हो, मुझसे किसी ने व्हाट्सअप भी किया था, सर कौन सी वाली लेनी, तो मैंने कहा बेटा रिसीव हो उसको ले लेने की है, बाकी किसी को नहीं लेनी है। इब्राहिम याद है, कोई भी पेंशन रिसीव हो उसको नॉन सेविंग में ले लेना। लेकिन इस सवाल में मैं जीरो लिख रहा हूँ, क्योंकि पता है क्या है, सर एग्जामिनर ने बोला छोड़ दे। तो हम इतने बड़े नहीं हुए हैं सर कि एग्जामिनर से फटा लेंगे। इसने लिखा है टैक्स फ्री, या उसने लिखा है लंप सम। ये 2 हिंट्स होती हैं, बस तीसरी इजाद नहीं हुई है, तीसरी इजाद नहीं हुई है। ये टर्म्स लिखी होंगी, होशियारी कोई नहीं करेगा, ठीक है। हाँ ये टर्म्स ना लिखी होती तो पेंशन को ऐड करना पड़ता, जैसे कि हमने जेसन वाले सवाल में किया है। इसके बाद नोट 1 खत्म हो गया, पता है? या अल्लाह मदद, सर नोट 1 खत्म हो गया। जी हाँ बेटा। सर इसमें तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी थी, ये था नहीं। बेटा मैं क्या करूं, मैं करूं क्या? ये उसने इतना लंबा चौड़ा लिखा है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, राधे को राधिका याद आ गई। सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना बड़ा नोट लिखा है।
मैं तो इसकी वर्किंग करूंगा। ओ बेटा सब्र कर जा, बैंड बनाते वक्त चल ऐड कर लेना, बस तेरे लिए इतना दिया। लेकिन सर इसमें से कुछ करेंगे नहीं, नहीं करेंगे ना भाई, बस बैंड बढ़ा लेना, खत्म। हाँ सर बैंड मुश्किल नहीं सर, इनकम में बेटा नहीं करेंगे, माफ कर दे। अच्छा ओके सर, इतना बड़ा नोट क्यों दिया है सर? बेटा आपको फेल करवाने के लिए, आपको पैनिक अटैक देने के लिए, आपको दुखी मजीद करने के लिए दिया है इतना बड़ा नोट। ओ ओ सर ये नोट तो पढ़ा था तो समझ ही नहीं आया था, अभी पढ़ा है तो 1 मिनट में हो गया है, तो बेटा ये तो फर्क है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और आप में। तवज्जो। फिर है दूसरा नोट, प्रीमियम बॉन्ड प्राइस बॉन्ड जीरो। सर ये नोट से भी जीरो, ये जादू, जादू। फिर सर हराम जहन्नम में, बर्बाद दुनिया और आखिरत करने वाला काम, आइजा से इंटरेस्ट मिला है, एग्जाम है जीरो। सर ये क्या दुकान लगा के रखी है जीरो की? बेटा मार्क्स मिल रहे हैं तेरे को जीरो लिखने पे, तेरे को पता नहीं है? ओ सर सॉरी गलती हो गई। प्रॉपर्टी इनकम बॉयज एंड गर्ल्स अंकल एंड आंटीज तवज्जो। रिसीव्ड इंडिविजुअल का सवाल है, रिसीट बेसिस होती है, याद आया? ओ खलास, जो मिला वो ले लो, कोई अपोजिशन नहीं होएगा मिस्टर रुद्राज चौधरी। खलास हबीबी जीरो कैश बेसिस। एक्सपेंस नहीं दिए सर, एक्सपेंस माइनस नहीं किया आपने, दिए हुए नहीं है बेटा। सर प्रीमियम ऐड नहीं किया आपने बेटा, गिवन नहीं है बेटा। जो रेंट मिला उसको ले ले, रिसीट बेसिस बाय डिफॉल्ट यो मैन। सर ये तो मजाक नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूं? ये सबसे मुश्किल सवालों में से एक है बकौल कुछ स्टूडेंट्स के। तो जो फिर डिविडेंड मिला, ओहो प्लस कर लो, कैलकुलेटर है किसी के पास? 410 050। हाँ भाई, मेरा बच्चा पर्सनल अलाउंस कितना माइनस करूं, कौन बताएगा? 12,570 सर, माइनस कर दो सर, कर दो कर दो। हाँ 12,570। खाली जीरो लिखोगे ना एग्जामिनर आधा मार्क खा जाएगा आपका, ये याद रखना। खाली जीरो लिखोगे आधा मार्क चला जाएगा आपका, इसका नोट लिख देना। क्या नोट होगा? एन आई इज ग्रेटर देन 1,25,000 कितना था? 1 लाख कितना था? 1,25,000 क्या था? यम 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 यम। 1 लाख क्या? 1 लाख। ओके सो पी ए इज जीरो मीरो शून्य मुन्ने। ओके अब आएगा बेसिक हायर एडिशनल। बेसिक हायर एडिशनल, बेसिक बैंड की लिमिट 37,700। और सर ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन से ये बढ़ जाता है। एक्सटेंडेड बैंड आ गया 137,700। वाहिद तलाता सित्ता सित्ता शून्य सिफर सिफर। और इसमें लगा 20%। आंसर कोई बताएगा? एनीबडी? नहीं। आंसर क्या बता रहा? 27,540। ओके फाइन। हायर बैंड मैंने जिस तरह सिखाया हम उसी तरह करते हैं ना, कोई होशियारी तो नहीं करता। सर मैंने स्टडी हब पढ़ा, उन्होंने जो है ना हायर बैंड को भी बढ़ाया। मैंने बढ़ाया कभी? मैंने बढ़ाया नहीं ना, तो कोई होशियारी नहीं करेगा। He has made the contribution, ma'am. It's written over here in English. First mention contribution of 100,000. हायर बैंड कितनी लिमिट होती है हायर बैंड की, किसको याद है? 87,440। बस ऐसे ही करने का। और जो बचेला कुचेला है वो बेटा ग्रॉस लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ था ग्रॉस कहीं पे, इधर देखो। ग्रॉस क्यों करूं जब ग्रॉस है ऑलरेडी? हाँ भाई 40% का आंसर कोई बताओ, ये तो याद है ना आंसर अब। एडिशनल में कितना जाएगा? 450 डिविडेंड हटा देंगे ना, क्योंकि हम नॉन सेविंग पे पहले टैक्स निकाल रहे हैं, राइट? तो ये कितना होगा? 41। नॉन सेविंग को अगर मैं साइड कर देता हूँ तो ये कितना बचता है? 41। डिविडेंड को हटा देंगे ना ताकि नॉन सेविंग आ जाए। तो आंसर बताओ कैलकुलेटर वालों। 409,600। और 45% के लिए बैलेंसिंग फिगर कितनी होगा? यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 18,4,460। ओके चेक कर लेना भाई, क्योंकि ये आंसर मेरे पास आ रहे हैं, मैं वही लिख रहा हूँ। तो ये आएगा 3, नहीं 8,3,007, ये सही है। 83 जेम्स बॉन्ड। और प्लस करेंगे सबको। डिविडेंड का नील रेट बैंड 500 तक होता है,
तो ये 450 नील रेट बैंड में कवर होके जीरो कर देगा। टैक्स लाइबिलिटी, जिसको आप रिवाइज लाइबिलिटी बोल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? फाइनल बता दो बस। 145 520। ये टैक्सेबल इनकम टोटल का कॉलम था ना। आप चाहो तो आप नॉन सेविंग का कॉलम अलग, डिविडेंड का अलग बना के भी कर सकते हो, वरना ऐसे करोगे तो बस ये डिविडेंड है तो यहाँ पे हम लोग नॉन सेविंग पे पहले टैक्स लगाते हैं और फिर डिविडेंड पे लगाया। डिविडेंड के लिए नील रेट बैंड की लिमिट आपको याद है ना कितनी होती है डीएनआरबी की? 500। तो ये 450 का जो डिविडेंड है ये पूरा 500 के अंदर कवर कर गया, तो ये जीरो हो गया। और टैक्स रिवाइज टैक्स जो है वो ये आ गया। 6 मार्क्स मिले। कितने मिले? 6। कसम से बोलो, देखो सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। ये जो 2 मार्क्स थे, ये 2 मार्क्स को करके ज्यादा टेंशन थी कि ये 6 मार्क्स में टेंशन थी? तो पेपर में ऐसा होगा, पेपर में ऐसा होगा। तो जो रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती ना उसको इग्नोर मार के क्वेश्चन को कंप्लीट करके उस रिक्वायरमेंट को आखिरी में करना। और मेरी एक बात लिख लो, याद रखो, घड़ी देखते हुए करना। मैंने पहले ही बताया, व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी बोला है कि बेटा ये याद रखना, एक 15 मार्क्स के लिए 30 मिनट, दूसरे 15 मार्क्स के लिए 30 मिनट, और आखिरी में जितना टाइम बचता है वो सब जो है वो इस पे चलेगा। किस पे? अपना प्लानिंग पे। पेंशन रिसीव्ड अगर टैक्स नो एग्जाम ना लिखा हो तो वो नॉन सेविंग में ऐड होती है, वो नॉन सेविंग होती है। खत्म। ये 6 मार्क्स का पार्ट हो गया। सी पार्ट में कहा है फोर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो है, स्टेट वेदर द इन्वेस्टमेंट विल रिड्यूस द आईएसटी। थ्योरी पूछी है, थ्योरी। कौन सी चीज इन चारों में ऐसी है जो आईएसटी को हिट नहीं, वो आईएसटी को हिट नहीं करेगी? देखो बात सुनो, इसकी डेथ स्टेट गिवन है ना। डेथ स्टेट कितनी गिवन थी? मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, खाली एक्सप्लेन करना है। ये थी। अब ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो यहाँ स्टेट बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल। क्या बात है रमशा, बिल्कुल सही जवाब लिख दिया आपने। रिजा आपने भी बिल्कुल सही लिख दिया है। स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा, तेरा नेट का मसला है। बाकियों को स्क्रीन नजर आ रही है ना। डेथ स्टेट में जो चीज प्लस होगी वो स्टेट को बढ़ाएगी। इसने बोला क्या? इंग्लिश को देखो। कौन सी चीज हमारी लाइबिलिटी को नहीं छेड़ेगी, यानी कौन सी चीज डेट स्टेट में प्लस नहीं होगी? तो याद है मैंने आपको 4-5 बातें लिखवाई थी। वर्बल प्रॉमिस, और क्या था? वर्बल प्रॉमिस, और इलीगल, इलीगल बेटिंग शेटिंग, वो स्टेट में नहीं आती। वर्बल प्रॉमिस नहीं आते। इंडाउमेंट मॉर्गेज माइनस नहीं करते। और एग्जाम्पशन थी क्या? और एक चीज और थी, पेंशन फंड। याद आया? हाँ, पेंशन फंड। यानी इसका आंसर, सी का आंसर 2 मार्क के लिए पता है क्या है? द इन्वेस्टमेंट इन प्रीमियम बॉन्ड आइजा दे ऑल गोना इम्पैक्ट द डेट स्टेट। ये 1 मार्क मिलेगा। एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन पेंशन फंड विच इज नॉट विड्रॉन विज आउटसाइड द स्टेट। खत्म। 1 मार्क मिलेगा पेंशन बताने का कि बेटा पेंशन जो है वो फंड का पार्ट नहीं बनती, पेंशन फंड जो है वो स्टेट का पार्ट नहीं बनता जब तक वो विड्रॉ ना हुआ हो। अनयूज लिखा हुआ था ना,